तो ये लास्ट पार्ट है मॉड्यूल डी एबीएम से रिलेटेड। हम वीडियो क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे एंड दिस इज अ 9th पार्ट। 8 वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं एंड अगर आपको वो वीडियोस चाहिए एंड उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए, मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में विच इज iibf.info/app। और अगर आप iOS यूजर हैं तो ORG कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा विच इज GEGKT। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलने वाला है एक फ्री कोर्स CIB का, जिसमें वीडियो क्वेश्चंस भी हैं और साथ के साथ उनके पीडीएफ नोट्स भी हैं। सो उसको जरूर एनरोल कीजिएगा एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 31 क्वेश्चंस एंड रेस्ट जो 16-17 क्वेश्चंस हैं वो विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स स्टार्ट द सेशन। So the first question over here, it's the question number 32nd. It says a bank discovers that a loan account has turned fraudulent. कि एक लोन अकाउंट है जो कि अब fraudulent turn हो चुका है. Despite clear evidence, the credit manager Sachin Tendulkar argues for sanctioning further funds to the borrower. अब वो फ्रॉडुलेंट है लेकिन फिर भी एविडेंस क्लियर है, तो क्रेडिट मैनेजर जी कह रहे हैं नहीं भाई, इसको तो हमने और फंड्स देने हैं, बिलीविंग कि इससे बोरोर जो है वो अपने ओरिजिनल अमाउंट से हम उसको रिकवर कर पाएंगे बोरोर से एंड उसको हम लॉस एसेट नहीं दर्शा पाएंगे। दिस एक्शन डायरेक्टली वायलेट्स विच ऑफ द 12 सूत्रास फॉर अ बेटर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। जो 12 सूत्र है उसमें से कौन सा सूत्र जो है वो यहाँ पर ब्रेक होता है, suggested by the former RBI Deputy Governor. So here the options we are having Sutra 2, follow the 5 C's of the credit. अगर हम 5 C's की बात करते हैं, देखो बोरोअर का जो करेक्टर है, ठीक है, वन ऑफ द 5 C जो है वो क्लियरली डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। 5 C जो होता है ना, 5 C में क्या क्या कंपोनेंट होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो ये 5 C एक्चुअल में डील करते हैं विद द कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम ये 5 C के बारे में बात कर रहे हैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो वन इट इज रिलेटेड टू कैपेसिटी। जो सेकंड है दैट्स रिलेटेड टू कैपिटल, कि उसके पास एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग द कोलेटरल ओवर देयर, एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज रिलेटेड टू करेक्टर। अब डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इफ वी लुक एट, तो करेक्टर जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है बोरोर का, राइट। लेकिन मोर स्पेसिफिक सूत्रा जो है वो वायलेट किया गया है, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। सो दिस इज पार्शली ट्रू बट नॉट 100% ट्रू। सूत्र 7 दैट सेज यूज एक्सटेंसिवली द 3 C's CFR, क्रिलिक एंड क्रेडिट ब्यूरोस। देखो ये सूत्रा जो है ना दैट बेसिकली रिलेटेड टू कि हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना है ड्यू डिलिजेंस के पर्पस के लिए बिफोर और ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रोसेस। ये इस बारे में नहीं है कि जब फ्रॉड कंफर्म हो गया तब क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू यूजिंग द इंफॉर्मेशन, कि हमें इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है, ये उस चीज से रिलेटेड है बट नॉट रिलेटेड टू द अदर थिंग्स। ऑप्शन सेकंड इज आल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन सी, इट्स रिलेटेड टू सूत्र 9 दैट इज डेवलप बिजनेस एनालिटिक्स टूल। नो, बिजनेस एनालिटिक्स टूल जो होते हैं वो प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। सो द बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स आर फॉर प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, दैट इज फॉर प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, राइट, उसके लिए होते हैं। एंड पर्टिकुलरली ये इस चीज के लिए नहीं होता कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर आपने फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया है। ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट। ऑप्शन डी, डू नॉट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी इन फ्रॉड केसेस, एब्सोल्युटली ट्रू। एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है कि भाई सही पैसे को बचाने के लिए, राइट, अगर मान लो आपका पैसा पहले खराब हो चुका है तो सही पैसा खराब मत करो और उसके ऊपर। तो मैनेजर का जो सुजेशन है ना कि ये ज्यादा फंड्स दे दो कि फ्रॉडलेंट अकाउंट सही हो जाएगा, वो बिल्कुल यहां पर सही है इस एग्जांपल को टेस्टिफाई करने के लिए, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, it says an NBFC in the upper layer is formulating its policy on exposure to sensitive sectors। जो exposure है sensitive sectors को लेकर के, उससे रिलेटेड जो NBFC upper layer है वो अपनी एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रही है, which includes a capital market and commercial real estate. How should the NBFC establish its exposure limits for these sectors according to the regulatory guidelines? तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से किस तरह से डिफाइन करेगा
एनबीएफसी अपनी एक्सपोजर लिमिट्स को वो हमने बताना है। देखो, अगर हम रेगुलेटरी प्रोविजन की बात करते हैं या पोजीशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में एसएसई होता क्या है, सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर होता क्या है। एनबीएफसी की जो मास्टर डायरेक्शन है ना, जो एक्सपोजर आप देते हो कैपिटल मार्केट को, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो उसे हम एसएसई कहते हैं, यानी कि सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर कहते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द एसएसई कि एसएसई ये क्या है, तो इसमें दो चीजें शामिल रहती हैं। वन, इट इज रिलेटेड टू द एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट को जो एक्सपोजर है उसके बारे में, चाहे ये डायरेक्ट एक्सपोजर है चाहे ये इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, दोनों इसमें शामिल रहेंगे। दूसरी जो चीज इसमें शामिल होती है, दैट्स रिलेटेड टू द वर्ड, दैट इज रिलेटेड टू कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी कि सीआरई को अगर आप लैंडिंग कर रहे हो वो इसमें शामिल होता है, राइट। अब कोई फिक्स्ड रेगुलेटरी कैप प्रिस्क्राइब नहीं की गई है आरबीआई के द्वारा कि आपने एसएससी को लेकर के क्या करना है, लेकिन एनबीएफसी के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल एक्सपोजर लिमिट होनी चाहिए इन सेंसिटिव सेक्टर्स को लेकर के। दैट इज द फर्स्ट केस, राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं। The NBFC must adhere to a mandatory ceiling of 10% of its tier 1 capital for each sensitive sector. देखो, गाइडलाइंस कोई प्रिस्क्राइब्ड या स्पेसिफिक मैंडेटरी परसेंटेज प्रोवाइड नहीं करती हैं, आपकी इंटरनल लिमिट्स होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। एनबीएफसी मस्ट फिक्स अ सिंगल कंबाइंड बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल लिमिट फॉर बोथ कैपिटल मार्केट एंड कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर। तो जो रूल है वो रिक्वायर कहते हैं कि आपकी सेपरेट लिमिट होगी, कोई सिंगल कंबाइंड लिमिट नहीं होगी सो एज टू मैनेज द डिस्टिंक्ट रिस्क जो कि एसोसिएटेड है कैपिटल मार्केट के साथ या कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ। ऑप्शन टू इज नॉट ट्रू। Option C, the NBFC must fix board approved internal limits for the SSC separately for capital market and for commercial real estate exposures. Absolutely true. कि एनबीएफसी को बोर्ड अप्रूव्ड इंटरनल लिमिट सेट करनी पड़ेगी फॉर द एसएसई, ठीक है, चाहे वो कैपिटल मार्केट की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर, चाहे हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें, अलग अलग लिमिट आप सेट करेंगे। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द 34th क्वेश्चन। During a whistleblower investigation conducted by a company's audit committee, a journalist contacts the whistleblower. एक जर्नलिस्ट हैं वो कांटेक्ट करते हैं विसल ब्लोअर को, मिस्टर ए बी डिविलियर्स, फॉर डिटेल्स अबाउट द ऑनगोइंग केस अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द विसल ब्लोअर एंड द ऑडिट कमिटी रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज है उसको लेकर के विसल ब्लोअर एंड ऑडिट कमेटी की क्या जिम्मेदारी है, दैट वी नीड टू आंसर। इस चीज के बारे में पर्टिकुलरली हमने बताना है। देखो, सबसे पहली चीज रहती है कि जो विसल ब्लोअर है ए बी डिविलियर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू पुट अ नेम कि ये बंदा जो है दैट इज गोइंग टू बी अ विसल ब्लोअर, वो एक विसल ब्लोअर है एंड उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली चीज तो यही है कि उनको कॉन्फिडेंशियलिटी जो होगी वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। उनकी ऑब्लिगेशन है कि कोई भी डिटेल्स, कंप्लेंट्स रिलेटेड, एविडेंस रिलेटेड, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड किसी भी अनऑथराइज्ड पार्टी को नहीं देनी है, उसमें मीडिया भी शामिल है। दूसरा है कॉपरेशन, और ये कॉपरेशन किसके साथ करनी है, विद द कॉर्पोरेट, यानी कि कमेटी के साथ आपने कॉर्पोरेशन करनी है, विद द ऑडिट कमेटी, विद द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, राइट। तीसरा है कि आपने प्रीजुडाइस नहीं करना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, यानी कि आपने पहले ही नहीं बता देना है किसी चीज से रिलेटेड, आपने बायसनेस नहीं शोकेस करनी है। सो दैट्स द थर्ड केस रिलेटेड किसकी है, कि अवॉइड द प्रीजुडाइस। सो द पर्सन नीड्स टू अवॉइड द प्रीजुडाइस, राइट। ये तीन चीजें जो हैं वो यहां पर करनी पड़ेंगी किसको, ये विसल ब्लोअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इफ वी लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी, यानी कि जो ऑडिट कमेटी है, एसीबी है, उसकी भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, राइट। उस एसीबी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहली चीज है कि कॉन्फिडेंशियलिटी उनको मेंटेन करनी है, उनको भी कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो मेंटेन करना है, उनको रिटेलिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है टू द विसल ब्लोअर, वो भी उनकी ड्यूटी है। एंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी कम्युनिकेट कर देंगे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज चैनल के थ्रू ही आप बेसिकली कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड लास्ट, दैट्स रिलेटेड टू फेयर एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। सो फेयर
फेयर इंक्वायरी करनी है एंड इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी करनी है, दैट इज टू बी डन, राइट। ये चीजें करनी जरूरी है। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द विसल ब्लोअर इज फ्री टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द मीडिया टू अप्लाई पब्लिक प्रेशर, इज इट द केस? नो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, चाहे वो एसीबी है चाहे वो विसल ब्लोअर है, so that is not the case. Both the whistleblower and the ACB must keep all information confidential during the information, absolutely correct. ये इनके ऊपर explicit एक obligation रहती है, so option B is the correct answer. Now, let's move toward the question 35th. A bank's risk management team is conducting due diligence on a new corporate loan applicant. तो एक नए corporate loan applicant के ऊपर due diligence जो है वो conduct की जा रही है to check for any history of fraudulent activity associated with the applicant's promoters or directors. They assess a web-based searchable database maintained by the Reserve Bank of India. What is the system and what is the source of the data it contains? तो कौन सा ये सिस्टम है? बैंक का रिस्क मैनेजमेंट टीम है, वो कंक्लूड कर रही है ड्यू डिलिजेंस को एक नए कॉर्पोरेट लोन से रिलेटेड, लोन एप्लीकेंट से रिलेटेड, एंड उनको हिस्ट्री चेक करनी है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से रिलेटेड फॉर द एप्लीकेंट के प्रमोटर एंड डायरेक्टर से रिलेटेड। तो एक वेब बेस्ड सर्चेबल डाटाबेस मेंटेन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कौन सा डाटाबेस है जिसमें डायरेक्टर्स प्रमोटर से रिलेटेड सारा डाटा मेंटेन होता है, एंड ये सोर्स ऑफ डाटा क्या रहता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, दैट वी नीड टू आंसर। ठीक है, जो ये वेब बेस्ड ये सर्चेबल डाटाबेस आरबीआई के द्वारा मेंटेन होता है ना, इसका एक सिंपल सा नाम है। सिंपल सा नाम क्या है? सीएफआर। दिस इज सीएफआर। क्या है? सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री। ये वेब बेस्ड है, ये सर्चेबल है और आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। ये एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है जिसमें जो भी फ्रॉड रिपोर्ट किए जाते हैं बैंक के द्वारा वो यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन शामिल रहती है। तो बैंक जो है वो बोरोर के नाम से, प्रमोटर के नाम से, डायरेक्टर के नाम से, एंटिटीज के नाम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर सोर्स ऑफ डाटा की बात करें तो सीएफआर का मेन सोर्स क्या रहेगा? बैंक इसको डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैंक में लेट से कोई फ्रॉड हुआ तो बैंक जो होगा वो अपना डाटा इनको प्रोवाइड कर देगा एंड फर्दर क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वो डाटा यहाँ पर फीड होता है एंड डाटा जो है वो फ्रॉड क्लासिफाइड जो होते हैं वहां से आता है, या जो रिपोर्ट किया गया बैंक के द्वारा, एफआई के द्वारा, राइट, वहां से आता है। सो ये एक ऑथोरिटेटिव डेटाबेस है, अपडेटेड होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है अकाउंट से रिलेटेड वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है फ्रॉड, ठीक है, वो डाटा यहाँ पर आता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इट सेज इट इज अ क्रिलिक डेटाबेस। देखो क्रिलिक क्या, दिस इज सेंट्रल रिपोजिटरी। क्रिलिक जो है दैट इज आल्सो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑन इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। ये किसके साथ रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द लार्ज क्रेडिट्स, ये बड़े लोन्स के साथ रिलेटेड है। मॉनिटरिंग करने के लिए होता है, लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर्स जो पोटेंशियल एनपीए होते हैं उनको करते हैं, स्पेसिफिक फ्रॉड रजिस्ट्री नहीं है, नॉट अ स्पेसिफिक फ्रॉड रजिस्ट्री। ऑप्शन बी जो सीएफआर के बारे में बात कर रहा है, इट इज अ सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री बेस्ड ऑन द फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स फाइल्ड बाय द बैंक्स एंड सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही है वो आंसर जिसको हम ढूंढ रहे हैं, राइट। ऑप्शन सी इट इज क्रेडिट ब्यूरो डेटाबेस। नाउ क्रेडिट ब्यूरोज जो होते हैं वो तो रीपेमेंट बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, दीज डू बेसिकली चेक द रीपेमेंट हिस्ट्रीज, उसी को चेक करते हैं, सो दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन डी इट्स टॉकिंग अबाउट एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। देखो एसएफआईओ जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है सीरियस कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव बैंक रिपोर्टेड फ्रॉड रजिस्ट्री को मेंटेन नहीं करता जो ड्यू डिलिजेंस के लिए आपको बेनिफिट करेगी। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। Now, the question number 36 it says compliance से related question है। मिस मैग लेनिंग सर्व्स एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो मिस मैग लेनिंग्स हैं जो सर्व कर रही है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरह, सीएफओ की तरह, अ की मैनेजरियल पर्सनल फॉर अ लार्ज एनबीएफसी यूएल। शी इज ऑफर्ड अ पोजीशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अनदर एनबीएफसी एमएल। तो उनको एनबीएफसी एमएल के बोर्ड के ऊपर एक ऑफर मिल रहा है, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकती हैं, विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द करेंट एम्प्लॉयर। तो उनकी सब्सिडरी नहीं है जो भी चल रही है। So based on the governance guidelines of NBFC, ML and UL, is she permitted to accept the directorship? तो क्या उनको परमिशन है इस चीज के रिलेटेड कि वो डायरेक्टरशिप को एक्सेप्ट कर लेंगी? सो हेयर इज अ सिनेरियो। इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर है एक एनबीएफसी यूएल और यहाँ पर है एक एनबीएफसी एमएल। सो हेयर इज एनबीएफसी यूएल एंड हेयर वी आर हैविंग द एनबीएफसी एमएल, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक केएमपी है, वो की मैनेजर पोजीशन में वो है, यहाँ पर सीएफओ है वो यहाँ पर, राइट। और इनको यहाँ पर पोजीशन मिल रही है कि आप एक डायरेक्टर बन जाओ। कैसा डायरेक्टर?
इंडिपेंडेंट होगा ना डायरेक्टर वो बन जाओ। तो क्या ये अलाउड है कि नहीं है वो हमने बताना है, राइट? उसके बारे में हमने बताना है। सो इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर एसबीआर के बारे में बात करें, राइट, यानी कि स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेगुलेशन 97 जो है ना खास करके वो क्या कहती है कि अगर आपको सब्सिडरी में डायरेक्टरशिप मिलती है, राइट, सब्सिडरी में डायरेक्टरशिप मिलती है, क्योंकि ये सब्सिडरी नहीं है, ये जो एमएल है ना, साफ बताया गया है दिस इज नॉट द सब्सिडरी, कोई रिलेशन नहीं आपस में इनका। तो अगर तो आपको सब्सिडरी में डायरेक्टरशिप मिलती है, ठीक है, केएमपी के रिलेटेड, फिर तो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप केएमपी हैं तो आप किसी और ऑफिस में आप डायरेक्टरशिप नहीं ले सकते, किसी भी एमएल में या किसी भी यूएल में, यानी कि किसी भी मिडल लेयर में, किसी भी अपर लेयर में आप अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। तो की मैनेजर पोजीशन में अगर ऑलरेडी है तो वो डायरेक्टरशिप आगे नहीं ले सकते, राइट? ये चीज सिंपल समझने वाली है। यानी कि अगर ये पर्सन ए है यहाँ पर जो एक केएमपी पोजीशन में है, राइट, तो ये किसी और एनबीएफसी एमएल में, यूएल में, जो कि इनकी सब्सिडरी नहीं है, तो वहां पर नहीं जा सकते। सो जो केएमपी होता है जिसमें सीएफओ भी शामिल है, ठीक है, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो ऐसी कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप की बात हो, वो मिडल में लेयर में हो, अपर लेयर में हो, एक्सेप्ट द केस अगर इसकी सब्सिडरी होती, यानी कि अगर इसी की सब्सिडरी होती फिर अलाउड था, अदरवाइज अलाउड नहीं है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी लिमिट होती है और नंबर ऑफ एनबीएफसी बोर्ड्स दे कैन सिट अपॉन, लाइक मैक्सिमम 3 वो एनबीएफसी एमएल यूएल में वो बेसिकली बन सकते हैं डायरेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यानी कि अगर ए बी पर्सन यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो मैक्सिमम 3 यहाँ पर एनबीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, नॉट मोर देन दैट, राइट? दैट इज द केस। अब इस केस में भी यही है कि जो मैग लैनिंग जी हैं वो तो एक सीएफओ हैं, वो तो केएमपी हैं, वो एनबीएफसी यूएल में है, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप है किसी और एनबीएफसी एमएल में जो कि सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते वो वहां पर, सो वो रूल वायलेट हो जाएगा अगर वो होल्ड करते हैं तो। ऑप्शंस देखते हैं, यस वाला आंसर तो नहीं है, ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी सेज नो बिकॉज केएमपी दैट इज की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ एन एनबीएफसी यूएल और एनबीएफसी एमएल are not permitted to hold any office in any other NBFC ML or UL except a directorship in a subsidiary. Absolutely correct. तो ऑप्शन सी जो है that is absolutely true for this scenario. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 37th. A financial service company is looking to adopt a technology-based GRC solution to streamline its risk and compliance management. एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, वो अडॉप्ट करना चाहती है टेक्नोलॉजी बेस्ड जीआरसी को, राइट, solution to streamline its risk and compliance management. The goal is to move away from manual paper-based processes and enable a more integrated approach. What is the typical design and primary function of such a GRC solution as described there? तो क्या मेन फंक्शन रहेगा उसके बारे में हमने बताना है। देखो जीआरसी सॉल्यूशन जो है ना वो वेब बेस्ड बेसिकली उसको एप्लीकेशन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं सो एज टू ऑटोमेट द प्रोसेस, यानी कि एक यूजर फ्रेंडली उसको प्रोसेस बना सकते हैं विद इन अ सिंगल सिस्टम, जो कि आपको इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। दैट कैन बी डन, राइट? तो ऑप्शन देखते हैं, अ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन टू मैनेज ओनली फाइनेंशियल रिस्क लाइक क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, राइट, ये चीज कही गई है। अब जीआरसी सॉल्यूशन जो होते हैं वेब बेस्ड होते हैं, वाइडर उनकी एक्सेसिबिलिटी ताकि ज्यादा रहे, एंड उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क को हैंडल भी कर पाए। यानी कि ये वाले रिस्क तो जो है फाइनेंशियल रिस्क है वो तो हैंडल करेंगे सो दैट दे कैन बी हैंडलिंग द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क तो हैंडल करेंगे साथ में ऑपरेशनल रिस्क और जो एक स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं उनको भी हैंडल करेंगे। ऑप्शन ए तो हो गया गलत। Option B, it says a web-based application designed to automate the risk and compliance processes through a user-friendly interaction interface with the single system. Absolutely correct. तो यही होता है इसमें, यहाँ पर सिंपल से आंसर दे दिया गया। ऊपर वाला ऑप्शन गलत हो गया था क्योंकि सभी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिंपल सा एक ऑप्शन दिया है, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो क्या ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है फोकस्ड बेसिकली एक्सक्लूसिवली ऑन जनरेटिंग रेगुलेटरी रिपोर्ट्स? तो ये सिर्फ रिपोर्ट्स निकालने के लिए तो नहीं होता है। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जो है वो एक मॉड्यूल है। सो रेगुलेटरी जो एक रिपोर्टिंग होती है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जो है दैट्स अ मॉड्यूल ऑफ इट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही काम है ऐसा नहीं है, फंक्शन ब्रॉडर है।
इंसिडेंट मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल, सेल्फ असेसमेंट, पॉलिसी मैनेजमेंट, बहुत कुछ है, राइट? सो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू. ऑप्शन डी, a set of standalone software modules for each function, governance, risk, compliance, that do not integrate with each other. प्राइमरी बेनिफिट जो होता है ना जीआरसी सॉल्यूशन का, वो होता है उसकी एबिलिटी से रिलेटेड कि वो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट? तो इंटीग्रेटेड तो होना चाहिए, तो ये तो ऑपोजिट बता दिया, तो ऑप्शन डी भी गलत है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now the next is question number 38. CVO, that is Chief Vigilance Officer of a public sector bank, is reviewing cases to determine if they have a vigilance angle. ठीक है, तो वो रिव्यू कर रहे केसेस का कि उनमें कोई विजिलेंस का एंगल तो नहीं है. वन केस इन्वॉल्व्स एन ऑफिसर who through corrupt and illegal means ensured that a loan was sanctioned to a company where his close relative had a significant pecuniary interest. Does this action constitute a vigilance angle? क्या इसमें कोई विजिलेंस का एंगल बनता है इस पर्टिकुलर केस में या नहीं बनता है? अब सीवीओ यहाँ पर केसेस को कर रहे हैं, गो थ्रू विजिलेंस एंगल देख रहे हैं. तो एक केस है जिसमें एक ऑफिसर है, उन्होंने क्या किया, करप्ट एंड इलीगल मीन से ये इंश्योर कर लिया कि लोन सैंक्शन कर दिया जाए एक कंपनी को जहां पर उनका क्लोज जो रिलेटिव है उसका इंटरेस्ट है. तो क्या इस केस में विजिलेंस का एंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? डेट वी नीड टू टेल. सी, अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी की गाइडलाइंस को देखें, राइट, तो विजिलेंस एंगल कहां पर बनता है? लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विजिलेंस एंगल, तो कहां पे बनेगा? जहां पर करप्शन इन्वॉल्व है, या फिर लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है, या फिर ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज किया है, अब्यूज, अब्यूजल ऑफ पोजीशन है, उस केस में बनेगा. या फिर जहां पर मेलेफाइड या मोटिवेटेड एक्शन है किसी के ड्यू बेनिफिट के लिए. सो वी कैन सिंपली से इफ द मेलेफाइड एक्शंस आर देयर. एंड थर्ड, इट्स रिलेटेड टू जहां पर नेपोटिज्म का केस है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सिनेरियो जहां पे बन रहे हैं. अब यहां पर भी तो यही हो रहा है, ठीक है. या फिर जहां पर पोजेशन है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का, डिस्प्रपोर्शनेट पोजेशन ऑफ द एसेट्स. इन सभी सिनेरियो में क्या बनता है? विजिलेंस का एंगल बनता है. अब इस केस में देखें तो ऑफिसर ने करप्ट एंड इलीगल मींस का इस्तेमाल किया. यहां पर साफ बोला गया कि ऑफिसर जो हैं उन्होंने करप्ट एंड इलीगल मींस का इस्तेमाल किया, तो करप्शन से रिलेटेड भी आ गया. फिर उन्हें क्लोज रिलेटिव को दिया तो वो फेवरेटिज्म वाला भी आ गया, ठीक है, ये भी कंसेप्ट आ गया बीच में. तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज भी किया, अब्यूजल ऑफ पोजीशन भी हो गया. सो डेफिनेटली ये तो एक विजिलेंस केस हुआ. यहां पर तो विजिलेंस केस बनता ही है. ऑप्शंस देखते हैं तो नो का तो सवाल ही नहीं है. सो ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट करेक्ट. Yes, because it involves obtaining a pecuniary advantage of the another person by corrupt or illegal means. तो ऑप्शन जो है सी, that is correct. ऑप्शन डी says yes, but only if the officer also accepted a direct gratification. तो क्या ग्रेटिफिकेशन की वेट करते रहेंगे क्या? देखो, डिमांडिंग और एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन जो है वो एक एक्शन है जहां पर विजिलेंस का एंगल दे सकते हो, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है जहां पर एक जगह पर विजिलेंस का एंगल होता है, और भी जगह होती हैं, राइट? चलिए अभी चलते हैं 39th क्वेश्चन पर. बोर्ड ऑफ एनबीएफसी एमएल इज ड्राफ्टिंग इट्स कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस पॉलिसी. To ensure the policy is robust and effective, it must be structured to guarantee certain fundamental aspects of the compliance functions operations. Which of the following is a critical aspect that must be ensured by the compliance policy? तो क्या critical aspect है जिसको ensure करना जरूरी होता है? That we need to answer. उसके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है. देखो, जो कंप्लायंस पॉलिसी होती है एनबीएफसी एमएल की, वो बोर्ड अप्रूव्ड होती है एंड उसको जिसको इस तरह से बनाया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे एंड उसकी अथॉरिटी रहे एंड उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे. यानी कि कंप्लायंस फंक्शन, जो कोई भी कंप्लायंस फंक्शन बनाया जाएगा, चाहे बैंक में है चाहे एनबीएफसी में है, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ. सो व्हाटसोएवर द compliance function is to be there, that must be independent.
सबसे पहली चीज होती है कि उसकी इंडिपेंडेंसी जो होती है वो होनी चाहिए, मेंटेन चाहिए। सेकंड है कि उससे रिलेटेड उसको अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो कोई भी उसकी पॉलिसी है, स्ट्रक्चर है, उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करे। एंड थर्ड है डेट मस्ट बी इफेक्टिव इनफ, तभी वो कंप्लायंस फंक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। राइट। तो आरबीआई की गाइडलाइंस भी ऐसी चीज के ऊपर कि इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, क्लियरली स्पेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, रोल होना चाहिए, प्रोसेसेस किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो होने चाहिए। आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी है किसको, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होनी चाहिए सीसीओ की। किसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी, एमडी को, सीईओ को, या फिर एंड उसके पास असेस होना चाहिए बोर्ड कमेटी का, ऑडिट कमेटी का। राइट, दैट्स द केस। ऑप्शन देखते हैं। That the compliance function has the final authority to approve the all business decisions। देखो फाइनल अथॉरिटी होती है क्या, कंप्लायंस फंक्शन का एडवाइजरी रोल होता है, ओवरसीइंग करता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी नहीं होती है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। That the chief compliance officer's remuneration is linked to the NBFC's business performance। अगर बिजनेस परफॉर्मेंस से लिंक कर दोगे वो तो एक स्फीयर कंफ्लिक्ट पैदा हो जाएगा इंटरेस्ट का, एंड इंडिपेंडेंसी जो है कंप्लायंस फंक्शन की वो तो जेपरडाइज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, दैट देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर डिसएमिनेटिंग information on regulatory prescription and guidelines through the and throughout the NBFC। definitely that's the case। ये भी है कि कंप्लायंस पॉलिसी को इंश्योर करना चाहिए कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो है रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, गाइडेंस के रिलेटेड, तो डेफिनेटली कल्चर को बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो ये ट्रू है यहाँ। That's true about the compliance policy। ये एक critical aspect है, उसके साथ related है। right, related to that must be ensured in the compliance policy। option C सही है। option D, that the compliance function is merged with the internal audit function। देखो compliance function and audit function independent होनी चाहिए। अगर हम merge कर देंगे उनको तो definitely दोनों की इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, बिकॉज जो रोल होते हैं दोनों के, राइट, एक होता है आपके पास ऑनगोइंग एडवाइजरी, एक होता है आपके पास पीरियोडिक इंडिपेंडेंट रिव्यू। राइट, दोनों डिस्टिंक्ट चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मर्ज कर दोगे तो दोनों का ही जेपरडाइज हो जाएगा, दोनों का ही यहां पर सिस्टम खराब हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40th, it says the association of certified fraud examiners highlighted several reasons why employees may not report unethical conduct they witness। राइट, उन्होंने बताया इस चीज के बारे में। एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग अ सर्वे टू अंडरस्टैंड इट्स ऑन कल्चरल वीकनेसेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट एज वन ऑफ द 5 रीजंस हाइलाइटेड बाय द एसीएफई। तो एसीएफई ने जो 5 रीजन दिए थे उसमें से कौन सी चीज हाईलाइटेड नहीं है स्पेसिफिकली, दैट वी नीड टू आंसर, दैट वी नीड टू आंसर ओवर हियर। ऑप्शन देखते हैं। फियर ऑफ रिटेलिएशन बाय कोवर्कर्स। देखो रिटेलिएशन बाय कोवर्कर जो है वो डेफिनेटली एक रीजन रहता है कि लोग नहीं बताते, ठीक है, ये तो फेयर रहता है। आपको ये डर होता है गलत चीज बताओगे हमें कुछ हावी ना हो जाए आपके ऊपर, ये ना हो जाए आपको अपोज करे। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। सी 5 रीजन जो है दैट इज रिलेटेड टू कि कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेना, राइट, नो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है, एंड फर्दर रिटेलिएशन हो सकती है सुपीरियर्स के द्वारा, रिटेलिएशन हो सकती है कोवर्कर के द्वारा, अनश्योर whom to connect, whom to contact, राइट। ये 5 चीजें हैं जो ACFE ने बताई हैं, हाईलाइट करी हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द ACFE, तो इसने 5 चीजें बताई हैं, और ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं। वन, इट इज रिलेटेड टू कि कोई भी करेक्टिव एक्शन, नो करेक्टिव एक्शन, कि कोई करेक्टिव एक्शन लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड रीजन क्या मानते हैं लोग, कि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, कि वो कुछ रिपोर्ट करेंगे तो उसको छुपा के नहीं रखा जाएगा, इसकी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। थर्ड चीज है कि रिटेलिएशन की जाएगी, रिटेलिएशन किया जाएगा किसके द्वारा, सुपीरियर्स के द्वारा। एंड सेम है, रिटेलिएशन की जाएगी को वर्कर्स के द्वारा, वो भी रिटेलिएट करेंगे। एंड फिफ्थ है, उनको पता ही नहीं है किसको कनेक्ट करना है, अनश्योर whom टू कनेक्ट, तो वो कभी अनएथिकल को रिपोर्ट नहीं करते, राइट। ये 5 चीजें जो ACFE ने बताई। सो ये जो फंडा इन्होंने बताया ना यहाँ पे कि भाई लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये है ही नहीं है। दिस इज नॉट द केस। 5 थिंग्स आउट ऑफ द वन ऑफ द 5 रीजंस जो यहाँ पर बताए नहीं गए, ACFE ने बताया नहीं उनके बारे में, राइट।
सो ऑप्शन जो है बी, दैट्स द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. An NBFC UL is conducting its annual capital planning exercise. एनुअल कैपिटल जो प्लानिंग एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जा रही है. द बोर्ड इज मैंडेटेड टू परफॉर्म अ थोरो इंटरनल असेसमेंट ऑफ द नीड फॉर द कैपिटल दैट इज commensurate with the risks in its business. वो चेक करिए कि उनको कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो रिस्क है बिजनेस में उसके हिसाब से दैट इज बीइंग चेक्ड, उसको असेसमेंट कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं. फैक्टरिंग इन क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल एंड ऑल अदर रेजिडुअल रिस्क्स. व्हाट इज द फॉर्मल नेम ऑफ द मैंडेटरी इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस? फॉर्मल नेम क्या है? What is the formal name for the same? Risk control self assessment. देखो जो RCSA होता है ना, वो एक टूल है जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के केस में इस्तेमाल किया जाता है. सो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट जो होती है ना, ORM जिसको हम कहते हैं, वहां पर एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज RCSA, राइट, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं रिस्क को, कंट्रोल को. लेकिन कोई ये ओवरआर्किंग कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस नहीं है. ऑप्शन इज नॉट ट्रू. Second, it is ICAAP, that is Internal Capital Adequacy and Assessment Process. Definitely, it's the true. अब जो पिलर 2 है बेसल 3 का, उसके अकॉर्डिंग ये दो प्रोसेस होते हैं. पिलर 2 में दो चीज होती है. एक होती है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, जो रेगुलेटर करता है, एंड बैंक के पास एक इंटरनल मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू इंटरनल असेसमेंट करते हैं कैपिटल की रिक्वायरमेंट की. दैट इज बीइंग डन थ्रू द इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस. सो डेफिनेटली ऑप्शन बी जो है दैट इज ट्रू. एंड व्हाट अबाउट द LEF एनालिसिस? देखो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क जो है वो लिमिट सेट करता है कंसंट्रेशन रिस्क के साथ रिलेटेड, स्पेसिफिक काउंटर पार्टीज के साथ रिलेटेड. कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप कैपिटल एडिक्वेसी को सेट करते हो, वो तो नहीं है. सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी से CET1 के बारे में. अब CET1 एक कंपोनेंट है रेगुलेटरी कैपिटल का, इफ यू नो, राइट, तो ये भी नहीं है. सो दैट इज आल्सो नॉट ट्रू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 42. The board of directors of a bank led by chairperson Miss Mithali Raj consistently emphasizes the values of honesty and integrity in all the communications and strategic decisions. They actively participate in the compliance training and hold senior management accountable for ethical conduct, ensuring that these values uh, permeate the entire organization. This active promotion of ethical values by the highest level of the leadership is a critical component for building a robust compliance culture known as what? It is known as a अकाउंटेबिलिटी. कहते हैं क्या? अकाउंटेबिलिटी तो होती है कि आपने मैनेजमेंट को, स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल बताना है कि आपने अधेयर करना है पॉलिसीज के साथ, राइट. वो तो बोर्ड के एक्शन का रिजल्ट होएगा. सो दैट इज नॉट द केस. इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इंसेंटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है कि आप रिवॉर्ड्स बताओगे कि भाई अगर आपका ये बिहेवियर रहेगा, डिसीजन मेकिंग सिस्टम ये रहेगा, तो डेफिनेटली आप उसको ये रिवॉर्ड दोगे, उससे रिलेटेड है. कम्युनिकेशन इज समथिंग रिलेटेड टू, वो एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो भी नहीं है. टोन एट द टॉप इज द करेक्ट आंसर. टॉन फ्रॉम द टॉप इज द करेक्ट आंसर. वो एक एसेंशियल एलिमेंट है एक रॉबस्ट कंप्लायंस कल्चर से रिलेटेड. बिकॉज देखो अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर वो हर एक चीज में उस चीज को बता रहे हैं कि भाई हमें ऑनेस्ट रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, तो डेफिनेटली दैट बेसिकली सेट द टोन कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, राइट, उसके बारे में. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 43. During a departmental inquiry against a bank employee, Mr. Viv Richards, the inquiry authority presents evidence against him. Inquiry authority present करती है evidence, right, but refuses to allow him an opportunity to cross-examine the witness और present his own evidence to prove his innocence. तो उनको कोई मौका ही नहीं मिलता, ना तो वो क्रॉस एग्जामिन कर पा रहे हैं, ना ही वो अपनी तरफ से कुछ बोल पा रहे हैं. This procedural failure is a direct violation of which fundamental legal doctrine applicable in such proceedings. तो कौन सी डॉक्ट्रिन की ये बेसिकली फेलियर है? द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी. देखो डबल जेपर्डी जो प्रिंसिपल है कि एक पर्सन बेसिकली ट्राई नहीं किया गया, पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस. यानी कि एक ही क्राइम के लिए उसको दो बार ट्राई नहीं किया जा सकता. जैसे मान लो एक पर्सन ने कत्ल किया, दूसरे के लिए नहीं कर सकते. दैट्स बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी. ठीक है, तो दैट्स नॉट एप्लीकेबल ओवर देयर. द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी. स्टाफ अकाउंटेबिलिटी आउटकम होगी किसकी? इंक्वायरी की. यानी कि जो हम इंक्वायरी के थ्रू स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बेसिकली होगी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी. तो कोई लीगल प्रिंसिपल तो नहीं है ना. सो दैट्स नॉट इवन द केस ओवर हियर. अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? देखो नेचुरल जस्टिस पर्टिकुलरली रहता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो पर्सन को
कि वो एविडेंस दे सकता है, जब प्रोसिक्यूशन चल रही है तो अपना एविडेंस दे सकता है, अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए ऐसा कर सकता है। अगर उसको आप ये नहीं देते तो डेफिनेटली वो तो एक वायलेशन हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी? प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, कोई रिलेटेड चीज नहीं है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो दैट्स जस्ट रिटन ओवर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। The senior management of a NBFC ML is responsible for overseeing compliance risk. This includes conducting periodic reviews of the company's adherence to regulatory norms and internal policies. Who holds the ultimate responsibility for prescribing the frequency at which these comprehensive reviews of compliance risk must be conducted and presented? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस चीज को लेकर के कि आप periodic reviews करेंगे कंपनी के अधेरेंस को लेकर के कि आप रेगुलेटरी नॉर्म्स को, इंटरनल पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड मोर ओवर क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी इस रिव्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की रहेगी, आरबीआई की रहेगी। देखो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रिव्यूज को प्रिपेयर करेंगे, रिव्यूज को प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी को सेट करने का काम उनका नहीं है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाता है। वो बेसिकली क्या करता है, इंस्टीट्यूशन को अपने बोर्ड की ऑटोनॉमी देता है सो एज टू डिसाइड की प्रोडिसिटी कब करनी है। सो दैट्स नॉट द केस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड बोर्ड कमेटी, एब्सोल्युटली ट्रू। तो उनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, भाई इन्होंने बताना होता है कि क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी कि जब रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड बहुत से कंसेप्ट्स को समझा होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लें हमारी एप्लीकेशन को, विच इज अवेलेबल एट द अबव लिंक iibf.info/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, यूज ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।